जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू में आईजी मुकेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने निसार अहमद शेख, निशाद अहमद और आजाद नामी 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग वादी चिनाब में इंतहा पसंदी का अहिया चाहते थे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि किश्तवाड़ में दहशतगर्दी के 4 वाकयात पेश आए हैं। बीजेपी लीडर अनिल परिहार और दीगर अफराद के कत्ल की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। आईजी जम्मू ने इस दौरान ये भी कहा कि जम्मू जोन में इस वक्त 6 मिलिटेंट सरगर्म हैं। पिछले 1 साल में 4 वाक़ये हुए हैं किश्तवाड़ में, जो कि आतंकवादियों द्वारा कमिट किए गए हैं। इनमें एक अनिल परिहार की किलिंग है, जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर थे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के पीएसओ की वेपन स्नैचिंग हुई। उसके बाद चंद्रकांत शर्मा और उसके पीएसओ की किलिंग हुई, और अभी एक पीडीपी लीडर के पीएसओ की वेपन स्नैच हुई। इन चारों इंसिडेंट्स में इसकी शुरू में कॉन्स्पिरेसी हुई थी 2017-18 में, जिसमें कि एक प्लान बनाया गया था कि चेनाब वैली में मिलिटेंसी को रिवाइव करना है। इस प्लान का ओरिजिनेटर, जिसने इस प्लान को बनाया था, वो जहांगीर सरूरी था, जो बहुत पुराना एक एक्टिव टेररिस्ट है। इसने निसार अहमद शेख, ओसामा और दूसरे अन्य लोगों से मिलके ये कॉन्स्पिरेसी बनाई कि ये हिजबुल मुजाहिदीन को चेनाब वैली में रिवाइव करना है। इस कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्होंने सबसे पहला एक्शन जो प्लान किया वो था अनिल परिहार, जो बीजेपी लीडर है, उनकी किलिंग का। इस पूरी प्रक्रिया में आर्मी, सीआरपीएफ, एनआईए की तरफ से बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिन रात किश्तवाड़ पुलिस इन सब की मदद से अपने काम में लगी हुई है। मीडिया के जरिए से मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं उन लोगों को जो मिलिटेंटों को हार्बर करते हैं, शेल्टर करते हैं, उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों को बहुत ही सख्ती से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत डील किया जाएगा। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने बालाकोट के लिहाज से एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है बालाकोट में सरगर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बालाकोट में हिंदुस्तानी फजाइये ने बड़ी कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि सरहद पर कम से कम 500 दहशतगर्द अंदाजी की ताक में है। Obviously, that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated. Which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot, and now they've got the people back there. Yeah, you see, these numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number I would say, but these numbers keep fluctuating because depending on how the weather pattern is, and they keep moving. Pakistan is also attempt infiltrating from various areas where they find that they are likely to get success. They push them into those areas. But as of now, we have taken adequate measures. We have pushed in more troops. We have increased our deployment, thickened our deployment along the line of control to ensure that infiltration is curbed to the maximum extent. But however, now other areas along the IB are also being exploited by. हमारे साथ जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी देर पहले ही आईजी जम्मू मुकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें उन्होंने काफ़ी सारे केसेस जो 1 साल में हुए थे, 4 केसेस, उनका खुलासा किया। क्या कुछ अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आईजी ने बताई? हाँ, देखिए मनोज साहब, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हम बता रहे थे कि जो 4 वाकयात मिलिटेंसी के किश्तवाड़ में हुए थे और उसके बाद से पुलिस को किसी तरह की कामयाबी नहीं लगी, तो पुलिस पर लगातार दबाव था। ये तनकीद भी की जा रही थी कि पुलिस इन मामलों को सुलझाने में, इनका पता लगाने में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। और जैसे ही आज जो हमने देखा कि जो 3 लोग जिसमें पकड़े गए थे, तो उसमें साफ ये लग रहा था कि जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये वारदातें अंजाम दी हैं, खासतौर पे
वहाँ जिस तरह के कत्ल हुए हैं, जो बीजेपी का लीडर अनिल परिहार मारा गया या उसके बाद जो राइफलें छीनी गई, तो बिल्कुल वही जिक्र आज आईजी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनका ये कहना था कि जिस तरह से मिलिटेंट कोशिश ये कर रहे हैं कि चुनाव वैली में दोबारा मिलिटेंसी को रिवाइव किया जाए, उसमें उन्होंने एक पुराना मिलिटेंट जहांगीर सरूरी उसका भी नाम लिया और कहा कि कोशिश मिलिटेंट्स की ये है कि चुनाव वैली में जिस तरह से अमन है, शांति है, वहाँ मिलिटेंसी की कोई उतनी ज्यादा हम ये कहें कि उतना ज्यादा असर नहीं है मिलिटेंसी का, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। साथ ही आईजीपी ने ये भी खबरदार किया लोगों को, उन्होंने ये कहा कि जो लोग मिलिटेंटों की मदद करते हैं, लॉजिस्टिक्स देते हैं, चाहे वो उनको रहने की जगह दे या फिर गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत दें, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में फैसिलिटेट करें, उनको खबरदार किया है और ये कहा है कि पुलिस उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। यानी अब पुलिस जहाँ एक तरफ अपनी कार्रवाई में मसरूफ है मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन में, वहीं वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स को मदद करने वाले लोग हैं उनको भी एक संदेश दिया जाए, उन्हें खबरदार किया जाए कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आए। और आईजीपी ने ये भी कहा कि जम्मू जोन जो है 6 मिलिटेंट्स अभी सरगर्म है, जो जिनकी तलाश लगातार जारी है। और इस तरह से कोशिश आईजीपी की ये थी कि एक तरफ जैसे मैंने बताया कि एक तरफ मिलिटेंट्स पे दबाव बनाया जाए, उनकी कार्रवाइयों को खत्म किया जाए, और दूसरी तरफ आम लोग अगर कहीं किसी वजह से मिलिटेंटों की मदद करते हैं तो उन्हें भी खबरदार किया जाए। बिल्कुल मनोज, साथ ही बिपिन रावत ने बयान दिया, उन्होंने बालाकोट के लिहाज से कहा कि बालाकोट में एक बार फिर जो है पाकिस्तान सरगर्म हो गया है, तो क्या ऐसे में जो है फिर से सिक्योरिटी के कंसर्न्स मजीद बढ़ जाते हैं अब बॉर्डर पर? जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा है कि जैसा हमने पिछले कई दिनों से देखा, चाहे वो बालाकोट हो, पूंछ हो, मेंढर हो, हीरानगर सेक्टर हो, हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज फायर वायलेशन की जाती है और उसका मकसद ये होता है, हम बार बार ये कहते आए हैं और ऐसा बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी रहा है पाकिस्तान का, कि जब भी मिलिटेंटों को इस बार धकेले की कोशिश करनी हो, मिलिटेंटों को टोल लाइन या सरहद पार कराना हो, तो वो आर्ट लेते हैं कि वो उस वक्त फायरिंग करते हैं ताकि आर्मी या बीएसएफ जो भी फ्रंट लाइन पे हो वो उसमें एंगेज हो जाए और वो मिलिटेंटों और जो पाकिस्तान जो है मिलिटेंटों और गोली बारूद को कंट्रोल लाइन या सरहद के इस पार भेजने में कामयाब हो जाए। तो बिल्कुल आज जो बिपिन रावत का ये कहना था कि लगभग 500 के करीब जो मिलिटेंट है, वो लगभग उन्होंने कहा कि ये मिनिमम नंबर है 500, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को कंट्रोल लाइन और सरहद के इस पार जम्मू कश्मीर में दाखिल करा दिया जाए ताकि यहाँ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की जाए। लेकिन अलर्ट बहुत है सरहद पर, कंट्रोल लाइन पर। लेकिन जिस तरह के आज उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि बालाकोट सरगर्म हो गया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि बालाकोट में नुकसान जो हुआ था, जो इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्राइक था, उससे काफी नुकसान हुआ था, काफी देर तक वहां पर बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन अब दोबारा एक्टिव हो गया। तो ये ऐसे हालात के चलते जो कंट्रोल लाइन है या सरहद है, वहां पर फौज या बाकी जो एजेंसीज हैं उन्हें काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। फौजी सरबराह बिपिन रावत ने चेन्नई में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मिलिटेंटों के हैंडलर्स के बीच राब्ता टूट गया है। रावत ने कहा कि अवाम के दरमियान मौसराती निज़ाम में कोई रुकावट नहीं है। बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल करने के लिए फायरबंदी के खिलाफ वर्जी करता है। फौजी सरबराह ने कहा कि हमें पता है कि फायरबंदी के खिलाफ वर्जियों से कैसे निपटा जाना चाहिए। You understand that we have unsettled borders along a northern front and partially unsettled even along a western front. So we have to be all the more alert to ensure that no intrusion takes place along the borders. We also know that there is state-sponsored terrorism which is being sponsored by a western neighbor, and terrorists do come in from that side to create violence in our territory, particularly in Jammu and Kashmir. Not that the other states are devoid of terror. It is because of our intelligence agencies that we are able to pick up some of these signs and we are able to foil a lot of incidents of violence which would have otherwise affected the life and property of our citizens. And therefore it is all the more important that we remain alert on the borders and maintain good vigil. Now, while we have boots on the ground with soldiers manning our borders, it is also important to incorporate technology
in maintaining surveillance on our borders, and therefore a lot of emphasis is now being given on intelligence, surveillance and reconnaissance, called ISR. As far as the communication breakdown you're talking about in the valley, well, let me tell you, communication breakdown is happening between whom? Between the handlers of the terrorists operating from Pakistan and the terrorists in the valley. Yes, it has happened. But otherwise, the communication is through, the lines are through. You are operating, all the telephone lines have been opened up. There are special provisions which have been made by the security forces to talk to the near and dear ones where they want to talk. So communication breakdown is not happening between people to people. Communication breakdown certainly between the handlers of the terrorists and the terrorists operating in the valley has certainly affected them. आपको बता दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हाउडी प्रोग्राम के बाद आज न्यूयॉर्क में हैं, जहां आज वो क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। खिताब करने वालों की फहरिस्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नंबर 3 है। आपको बता दें कि इजलास में 63 ममालिक के नुमाइंदगान मदऊ किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मौजू पर है, जिसमें दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ताल्लुक से बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका और हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि शिद्दत पसंद इस्लामी दहशतगर्द के खतरे से बेगुनाह शहरियों की हिफाजत करने के लिए हम वादाबंद हैं। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. Since taking office, my administration has launched a far-reaching effort to improve screening and vetting of applications for entry. We are working hard to ensure that those who would threaten our security are denied admission into our country, and we are enhancing our vetting efforts like never before, not even close. We're doing it on a daily basis, and we'll soon be setting records in every one of the aspects of border security. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्लीम रहमानी साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। तस्लीम रहमानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया हाउडी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि इस्लामी दहशतगर्दी, साफ तौर पे उन्होंने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन वर्ड जो है इस्तेमाल किया। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी तस्लीम साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है। आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में जिक्र किया इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का, तो उन्होंने एक तरह से इस्लामी दहशतगर्दी को एक ख़ास तबके से जोड़ दिया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हमारी आवाज़ तस्लीम रहमानी साहब तक नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका और हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि शिद्दत पसंद इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ खतरे से बेगुनाह शहरियों की हिफाजत करने के लिए हम वादाबंद हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में साफ तौर पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का नाम लिया है, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी को साफ तौर से इस्लाम से जोड़ा है। काफी रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर के दुनिया भर में। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ है और दहशतगर्दी इस्लाम का दुश्मन है। आपको बता दें, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर, जिसमें ट्रंप ने इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ बात की थी। मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे नुमाइंदे विनीत ने बात की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर किया और वहां पे कहा कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ वो सब साथ हैं। देखिए, पहली बात यह कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन था वो अद्भुत था, अविस्मरणीय था, और एक विश्व के नेता ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है, अमन का संदेश दिया है, और वो ताकतें जो ताकतें की शांति, अमन और पूरी दुनिया की तरक्की की दुश्मन हैं, उनको जो है उनसे मिल करके उनको परास्त करना, उनको शिकस्त देने का संदेश दिया है। जहाँ तक सवाल है आतंकवाद का, देखिए, इस्लाम और आतंकवाद एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, और आतंकवाद इंसानियत का जितना बड़ा दुश्मन है, उससे ज़्यादा बड़ा दुश्मन इस्लाम का है। कुछ लोग इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके और आतंकवाद की शैतानी हरकतें कर रहे हैं, वो न केवल इंसानियत के दुश्मन है बल्कि इस्लाम के नंबर 1 दुश्मन है। हाँ सर, इसके साथ ही साथ बात करें सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 370 के बारे में बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने भी समर्थन किया कि 370 कश्मीर से जो हटा है वो फ़ायदा रहेगा देश के लिए, शांति के लिए। देखिए, आज पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि कश्मीर में, जम्मू में, लेह में, करगिल में 370 के नाम पर क्या हो रहा था। 370 को सुरक्षा कवच बना करके अलगाववादी, आतंकवादी जम्मू कश्मीर, लेह, करगिल के लोगों का के विकास का, अमन का अपहरण कर रहे थे। निश्चित तौर से 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर, लेह, करगिल के लोगों के हितों के लिए, पक्ष हो या कुछ और कांग्रेस के मित्र हों, उनके पास न तो अब पहले तो उनके पास तर्क ही नहीं रहता था, अब कुतर्क भी नहीं रह गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंसन गौरव सक्सेना के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। फौजी सरबराह बिपिन रावत ने इस्लाम के ताल्लुक से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा इस्लाम मजहब बुरा नहीं है, लेकिन इस्लाम के पैगाम को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है। The interpretation of Islam by some elements who possibly want to create disruption is what is being fed to a large number of people. It is not that the religion is bad, but the manner in which it is being interpreted, for whatever reason, is what is affecting the people who listen to such messages, people who sometimes get carried away and swayed by such messages. I think it is important that we have preachers who convey the correct meaning of Islam in whatever fame, in whatever form it was written by those who wanted Islam to be preached in proper manner. नाज़रीन, हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट तस्लीम रहमानी जुड़ चुके हैं। तस्लीम रहमानी साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाउडी प्रोग्राम के खिताब में लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, और उसमें उन्होंने कहा कि अपने शहरियों को, अमेरिका के हो, हिंदुस्तान के हो, उनको इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से बचाना है। किस तरह से इस बयान को देखा जा रहा है? ये काबिल मजम्मत है, पूरे तौर पर काबिल मजम्मत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को ने एक तरीके से लफ्ज इस्लाम का रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म के सिलसिले में इस्तेमाल करके पूरे तौर पर ये बयान दिया है कि खुद उनके जहन में इस्लाम को लेकर नफरत मौजूद है, और उस नफरत का इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में किया है। तो या तो वो इस्लाम के बारे में जानते नहीं है, या वो खुद इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि इस्लाम इस्लामिक टेरर, इस्लाम में टेररिज्म आपकी कोई चीज नहीं पाई जाती, न किसी का कोई तशद्दुद इसकी इजाजत इस्लाम देता है, किसी भी तरह के तशद्दुद की इजाजत इस्लाम नहीं देता। इस्लाम का ये मैसेज शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पढ़ा नहीं है,
और वो खुद एक प्रोपेगेंडिस्ट बन गए हैं इस्लाम के खिलाफ आलमी सतह पर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ जो अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं अमेरिका में, उसमें जो राइट विंग का वोटर जिसकी मदद से वो पहले भी जीते थे, वो उसी को फिर से एड्रेस कर रहे हैं कि वो इलेक्शन राइट विंग की मदद से जीत सके। उनके सेंटीमेंट को खुश करने के लिए उन्होंने इस किस्म का काबिल मजम्मत बयान जारी किया है। वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ एक सेकुलर कंट्री का वज़ीर आज़म मौजूद हो, उनकी मौजूदगी में ये बयान दिया जाना और ज्यादा मायने। जी बिल्कुल, तस्लीम रहमानी साहब, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसे बयानों से, जबकि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा ये मसला जो इस्लामोफोबिया का बढ़ता जा रहा है, और साथ में अगर वर्ल्ड लीडर जो है इस तरह के बयान देंगे तो उससे और भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। तस्लीम रहमानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात को लेकर के। आपको बता दें, कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त जारी है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब इसी मुतालिक सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस की मीटिंग जारी है। बाला साहेब थोराट, राजू शेट्टी समेत कई लीडरान मीटिंग में मौजूद है। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की मीटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट आपको इस मीटिंग से मिल पा रहा है? देखिए, विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार के बंगले पे ये बैठक चल रही है। इस बैठक में जो है कांग्रेस के जितने भी मित्र पक्ष हैं वो सारे वहाँ मौजूद हैं। राजू शेट्टी है वो वहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो एनसीपी के जो नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये सारे लोग जो है मौजूद है। क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम 288 में से 125 सीटों में लड़ेंगे और जो बची हुई 38 सीटें हैं वो अपने मित्र पक्षों को देंगे। तो अब सीटों को लेकर चर्चा हो रही, कौन कौन सी सीट पे कौन कौन दावेदार है, किस पक्ष के नेता जो है वहाँ खड़े होंगे, किसका वर्चस्व है किस इलाके में और किस हिसाब से उन्हें टिकट दिया जाए ताकि वो जीत हासिल कर सकें। इन सारे मुद्दों पे जो है उनसे लगातार चर्चा हो रही है। और इस बैठक में जो है एनसीपी की तरफ से जो है प्रफुल्ल पटेल मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, विजय वडेट्टीवार और बाला साहब थोराट मौजूद हैं। और वहीं पे राजू शेट्टी जो सांसद का चुनाव जो है पिछली बार हार गए थे, वो भी इस बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सीटों के बंटवारे को लेकर और कौन सी सीट पे कौन सा उम्मीदवार जो है बेहद मजबूत है वहाँ पे, इन सारी चीजों पे जो है लगातार चर्चा चल रही है। अमित, इन सारी बातों को लेकर के महाराष्ट्र असेंबली को लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियां जोरों से कर रही हैं। साथ साथ कांग्रेस की मीटिंग जारी है सीट शेयरिंग को लेकर के और दीगर मुद्दों को लेकर के। बेहद शुक्रिया अमित आपका। नाजरीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अदा।